तो मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग है। मैं लिख दिया यहाँ पर पाइथन। अब मुझे इसमें कुछ सर्चिंग करनी है। तो किसी भी स्ट्रिंग में अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो ऐसा करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है हमारा? इसको हम इन कीवर्ड से दिखाते हैं। तो इन कीवर्ड को आपने अभी तक फॉर लूप के साथ यूज करा है। हम इन कीवर्ड को जब इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं विदाउट फॉर कीवर्ड, तो उस समय ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर का रोल प्ले करता है। और सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो ये सर्चिंग वाला काम कराता है। तो अब आप इन ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में वो सब स्ट्रिंग लिखेंगे जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं सर्च करना चाहता हूं इसमें ऑन, ऑन है या नहीं। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में वो स्ट्रिंग लिखेंगे जिसमें सर्च करना चाहते हैं। एस, ऑन इन एस, दैट मींस ऑन सब स्ट्रिंग क्या एस में है? अगर है तो ट्रू मिलेगा, यानी कि इन मुझे या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर लेफ्ट साइड पे लिखी सब स्ट्रिंग राइट साइड वाली स्ट्रिंग का पार्ट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो ऑन आता है इसमें लास्ट में, देखो मिल जाएगा आपको। क्या देगा ये? ट्रू। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि क्या इसके अंदर टू आता है, तो आप ऐसे सर्च नहीं करेंगे कि टी ये आता है ओ ये आता है। सेम एज इट इज इसी ऑर्डर में ये करेक्टर के साथ सब स्ट्रिंग आनी चाहिए थी, तो सर नहीं आती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? फॉल्स, कि टू एस स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। तो पहला तरीका है, अगर हम कुछ स्ट्रिंग में सर्च करना चाहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसको हम इन कीवर्ड से दिखाते हैं। और ये किसी भी सब स्ट्रिंग को किसी भी स्ट्रिंग में सर्च करके हमें ट्रू बताता है अगर वो प्रेजेंट है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हमें ये फॉल्स बताता है। ठीक है। अब कई बार हम सर्चिंग जो करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक पर करना चाहते हैं, जैसे मुझे स्टार्टिंग में ही कुछ सर्च करना है या मुझे एंड में ही कुछ सर्च करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है। प्रिंट टी कॉमा एस, नहीं एक साथ मल्टीपल आप सर्च नहीं कर सकते। आपको जो भी सर्च करना है वो एज ए सब स्ट्रिंग हमारा होना चाहिए। आप बोलो सर मुझे टी और ओ दोनों एक साथ सर्च करने हैं, तो ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? तो आप इमेजिन करो, मान लीजिए टी है और दूसरा नहीं है, तो इन क्या देगा आपको लाकर? ट्रू दे कि फॉल्स दे? फंस जाएगा वो। तो एक बार में एक ही सब स्ट्रिंग को आप सर्च कर पाएंगे, एक से ज्यादा सर्च नहीं होंगे हमारे। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, हम किसी भी स्ट्रिंग, मान लीजिए इसमें हमने क्या स्टोर करा है, किसी स्टूडेंट का नेम स्टोर करा है। ठीक है। और मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि वो जो स्टूडेंट का नेम है क्या वो ए लेटर से स्टार्ट होता है?
अगर वो ए लेटर से स्टार्ट होता है तो शायद मेरे काम का है, नहीं तो मेरे काम का नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ज्यादा मीनिंगफुल। मेरे पास किसी स्ट्रिंग में एक मोबाइल नंबर है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या ये मोबाइल नंबर इंडिया से बिलोंग करता है। अब इस काम को करने के लिए मुझे क्या चेक करना होगा? स्टार्टिंग में मोबाइल नंबर से प्रीफिक्स में क्या होना चाहिए? +91 होना चाहिए। अब ये बताओ, पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी +91 आए तो क्या वो सही रहेगा? नहीं। कहाँ आना चाहिए? स्टार्टिंग में आना चाहिए। जो इन ऑपरेटर होता है ये कह रहा है कि नहीं, मुझे तो जो आप कहोगे सर्च करने के लिए वो पूरी स्ट्रिंग में जहां भी आता होगा मैं आपको ट्रू दे दूंगा, अगर वो कहीं भी आता है। लेकिन इस बार हमारी रिक्वायरमेंट है पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी नहीं ढूंढना है, स्टार्टिंग में ही सर्च करना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक आता है जिसका नाम है स्टार्ट्स विद मेथड +91। बाकी आगे कुछ भी लिख दो। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या यूज करना चाहिए, तो लिखेंगे एस डॉट स्टार्ट्स विद कह रहा लाओ मुझे क्या चीज सर्च करनी है, मुझे आर्गुमेंट में दे दो। हमने कहा +91 को सर्च करो। तो अब ये कहेगा कि मैं इस स्ट्रिंग के शुरू के करेक्टर यही होने चाहिए, तभी ट्रू दूंगा, नहीं तो मैं क्या दे दूंगा? फॉल्स दे दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? अब मान लीजिए कहीं पर सिचुएशन ऐसी होती कि मैंने यहाँ पर +91 यहाँ ना लगाकर बीच में कहीं लगा दिया होता है ऐसे कर +91, तो स्टार्ट्स विद क्या बोलेगा? फॉल्स, कि भाई इस वाली स्ट्रिंग की शुरुआत +91 से नहीं होती। फॉल्स। लेकिन अगर मैं इस काम को करने के लिए इनका यूज कर लूं तो वो तो कह देगा हाँ है इसके अंदर +91 इन एस। यस है। जब आपको कहीं भी सर्च करना है तो आपको इन ऑपरेटर यूज करना है, और जब आप स्टार्टिंग में सर्च करना चाहते हैं तो आपको क्या ढूंढना है? स्टार्ट्स विद का यूज करना है। ठीक है, तो सर ये हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर। दूसरा हो गया हमारा स्टार्ट्स विद मेथड। अब इसी तरह से शायद आप तीसरा वाला गैस कर पा रहे होंगे कि तीसरा वाला क्या होगा? एंड्स। एंड्स विद क्या करता है? एंड्स विद किसी भी स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग को लास्ट में एंड में सर्च करता है, अगर वो है एंड में तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है और मुझे ये पता करना है इसमें एक किसी इमेज का नाम रखा हुआ है लाइक abc.png। अगर ये इमेज पीएनजी फॉर्मेट की है तो मेरे काम की है, मैं आगे इस पर काम करूंगा। और अगर ये पीएनजी फॉर्मेट की नहीं है तो मैं इस पर आगे काम नहीं करूंगा। तब मुझे क्या ढूंढना है? इस स्ट्रिंग के एंड में .png लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर इमेज का फॉर्मेट पीएनजी होगा तो लास्ट के करेक्टर .png होंगे हमारे। ठीक है, तो मुझे बीच में शुरू में सर्च नहीं करना है, मुझे लास्ट में सर्च करना है। ठीक है, अब कई बार आप जब अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ज्यादातर लोग आपके कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट को स्टोर कर लेते हैं। और अगर आपको कहीं ये पूछना हो कि बताओ इस कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं हुई है, तो वो आपसे क्या पूछेंगे? अपने कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट बताओ क्या है। तो उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, मान लीजिए अगर हम वो पाइथन में बनाए तो उसके अंदर जो लॉजिक चलेगा वो एंड स्पेस से चेक कर रहे होंगे, किसी भी कार्ड के एंड के डिजिट ये होने चाहिए तो सही है वरना गलत है हमारा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे यूज केस हैं जहां पर हमें सर्चिंग लास्ट में करनी होती है किसी स्ट्रिंग के अंदर, और ऐसे ढेरों यूज केस हैं जहां पर स्टार्टिंग में करनी होगी, और ऐसे भी ढेरों यूज केस मिल जाएंगे कि ये कहीं भी मिल जाए पूरी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, हमें चाहिए। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर s.ends with .png।
ट्रू, नहीं तो फॉल्स। एनीवेयर, स्ट्रिंग में कहीं भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला काम होता है हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल या एक्सप्रेशन को यूज कर लेना। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल या एक्सप्रेशन को यूज कर लेना। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं तो समझ में शायद जल्दी आ जाएगा। तो मान लीजिए हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो ये आसान प्रोग्राम भी है और इसमें ज्यादा हमारे एफर्ट लगेंगे भी नहीं। इसी के थ्रू स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को पढ़ लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब देखो, हम और आप जानते हैं कि प्रोग्राम किस पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन इस प्रोग्राम को रन कराए जिसने कोड ना लिखा हो, तो शायद वो गैस नहीं कर पाएगा कि जो रिजल्ट है ये किस बात का है। अगर मैं इस रिजल्ट को ऐसे ना दिखाकर इस तरह से दिखाऊं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 435 एंड 345 इज 150075, इसको पढ़ना और इसको पढ़ना कौन ज्यादा रीडेबल है? हमने कहा सेकंड वाला ज्यादा रीडेबल है। तो अब सर ये तो एक मैसेज हो गया। अब इस मैसेज को आप अपने प्रोग्राम से जब बनाएंगे तो इस मैसेज को स्ट्रिंग में लिखोगे। इसमें ऑफ आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, ये तो स्ट्रिंग है हमने कहा। लेकिन सर उस स्ट्रिंग में ये कहां से लेकर आओगे? क्योंकि जिस समय आप अपने प्रोग्राम में ये स्ट्रिंग बना रहे होगे, आपको क्या पता यूजर क्या नंबर देगा? क्योंकि यूजर जो भी नंबर देगा वो आपको यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है, और फिर जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट बनेगा वो आपको यहाँ लिखना है। दैट मीन्स अगर आप अपने प्रोग्राम में एक मैसेज पहले बनाना चाहते हो जिसमें आप ये लिखना चाहते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अब सर यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? इस स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल चाहिए। हमने कहा अभी जितना आता है उतना, ए एंड बी इज ए मल्टीप्लाई, और इस मैसेज को हमने प्रिंट करा दिया। क्या आप सोच रहे हैं और क्या होगा? उसमें डिफरेंस आ गया। हम सोच रहे हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग में जहां भी ए आएगा उसको हम एक वेरिएबल मानेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो पुट हो जाएगी, और जहां पर बी होगा बी की वैल्यू आ जाएगी, और जहां पर हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी लिखा है ये आपका चल जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल होगा वो क्या होगा कि स्ट्रिंग में कोई भी वेरिएबल वेरिएबल नहीं माना जाता, वो एक करेक्टर माना जाता है। कोई भी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन नहीं माना जाएगा, वो भी सिंबल ही माना जाएगा, यानी कि एस्ट्रिक एस्ट्रिक की तरह ही प्रिंट हो जाएगा। मल्टीप्लाई थोड़ी करेगा स्ट्रिंग के अंदर। देखो छोटा सा नंबर ले, 4 और 5, मल्टीप्लाई ऑफ ए एंड बी इज ए एस्ट्रिक बी। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का मतलब स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल का यूज करना, स्ट्रिंग के अंदर किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना, क्या कहलाता है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो सर ये तो हमें पहले दिन से जरूरत थी, जब से लेकर आज तक जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया
और आपने आउटपुट दिखाया, सीधा आउटपुट ही दिखाया। प्रॉपर मैसेज बनाकर कभी आउटपुट आपने दिखाया ही नहीं था, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे अभी तक। मैसेज बनाना डेट मींस स्ट्रिंग, उसके बीच में अपनी वैल्यूज को लेकर आना पता ही नहीं था कैसे आएंगे। आज सीख रहे हैं, तो आज से लेकर आगे तक जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कभी आउटपुट दिखाना होगा, अब हम फॉर्मेटेड आउटपुट दिखा सकते हैं। अभी तक हम फॉर्मेटेड आउटपुट आप पहले से जानते हैं तो अलग बात है, बट मैंने क्लास में भी नहीं पढ़ाया था, आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया यूजिंग वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वेरिएबल्स का यूज करना या किसी एक्सप्रेशन का यूज करना क्या कहलाता है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहलाता है। करके दिखाइए फिर अब कैसे होगा। हमने कहा इस काम को करने के पाइथन में 5 तरीके हैं। उनमें से कौन सा तरीका आपको सही लगेगा आप अपने आप डिसाइड कर लेना, उनमें से कोई भी यूज कर लेना। मैं आपको पांचों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वे, इसका नाम भी देंगे अभी, तो पहले समझ लेते हैं कि क्या आप करते हैं, फिर एक नाम निकाल लेंगे कि ये नाम देना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मैसेज बनाया, तो स्ट्रिंग को जब आप फॉर्मेट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सीधा प्रिंट के अंदर ही उसको फॉर्मेट करेंगे। आप अलग वेरिएबल में भी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करके स्टोर कर सकते हैं। कल को आप उसे प्रिंट की जगह फाइल में राइट करना चाहें तो फाइल में भी राइट कर सकते हैं। किसी डेटाबेस में सेव करना चाहें तो डेटाबेस में भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो सीधा प्रिंट के अंदर ही पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा ये टॉपिक नहीं कह रहा है कि मुझे प्रिंट में ही पढ़ोगे आप, ठीक है। इसका काम है किसी भी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना, चाहे वो स्ट्रिंग एक वेरिएबल में असाइन हो, चाहे वो स्ट्रिंग प्रिंट में लिखी जाए, चाहे वो स्ट्रिंग कहीं भी यूज हो, अगर वो स्ट्रिंग है तो फॉर्मेटिंग यूज की जा सकती है। मैं सिंपल करने के लिए स्ट्रिंग को फॉर्मेट करके जो भी बनेगा एक वेरिएबल में पहले स्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट करा लूंगा, ठीक है। चलो, अब पहला तरीका है, मैं लिखा मल्टीप्लाई ऑफ। हमें सिखाया गया था कि आप किसी भी स्ट्रिंग को अगर कॉन्केट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? प्लस लगा के कॉन्केट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ थोड़ी प्लस लगाएंगे क्योंकि अभी तो स्ट्रिंग के अंदर ही है। तो कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग का होता है, तो स्ट्रिंग तो खत्म करो, पहले हो गई खत्म। अगर मैं इसमें प्लस लगा दूं, अब ये बताओ प्लस के साथ स्ट्रिंग में क्या चीज कॉन्केट हो सकती है? स्ट्रिंग ही हो सकती है। अब आपको कॉन्केट करना है ए के लिए, सर ये तो एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ए को तो आप स्ट्रिंग में कॉन्केट कर नहीं सकता। अगर ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता तो ये चल जाता, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब कोई ऐसा तरीका बताओ कि अगर मेरे पास कोई वेरिएबल इंटीजर है और मुझे उसे किसी स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट करना है, तो मैं उसे कन्वर्ट कर पाऊं पहले स्ट्रिंग में, फिर दोनों स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएंगी। ऐसा करने के लिए पाइथन में str नाम का फंक्शन होता है। अब यहाँ पर क्या होगा? पहले ए वेरिएबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, फिर वो स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग के साथ क्या हो जाएगी? कॉन्कैट हो जाएगी। रिजल्ट जो बना, एक स्ट्रिंग बनी और वो इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, और उसमें लिखा होगा मल्टीप्लाई ऑफ जो भी ए वेरिएबल की वैल्यू होगी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर कंबाइन करके दिखा दी है, ठीक है। इतना दिखाना सर करके, मैंने कहा करके देख लो इतना। मल्टीप्लाई ऑफ, अब क्या चाहते हो? हमने कहा देखो यहाँ तक तो सही आ गए, अब उसके आगे मुझे क्या करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रिंग और लिखना है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रिंग में क्या आना चाहिए? पहले स्पेस आना चाहिए, ठीक है। फिर एंड लिख कर आना चाहिए, सर आ गया। फिर उसके बाद स्पेस आना चाहिए, लिखो पहले इतना। तो इसी में फिर से कॉन्केट कर देते हैं आगे की स्ट्रिंग, स्पेस एंड स्पेस। अब आप क्या कह रहे थे? सर यहाँ बी की जगह पर क्या आना चाहिए? बी वेरिएबल की वैल्यू कॉन्केट होकर आनी चाहिए। अब देखो ये सब कंबाइन होकर एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया होगा।
अब मुझे इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में फिर से कॉन्केट करना है, क्या लिखते हैं, प्लस बी लिखेंगे या एस टी आर ऑफ बी, एस टी आर ऑफ बी। थोड़ा सा सर पहले से बेटर हुआ। मल्टीप्लाई ऑफ 4 और 5। अब आगे हमने कहा स्पेस से लेकर इज फिर स्पेस, इतनी एक स्ट्रिंग और कॉन्केट कर दो। अब जो रिजल्ट बना, रिजल्टेंट स्ट्रिंग जो बनकर आई होगी, उसमें फिर से क्या करना है, प्लस कर देना है, स्पेस इज स्पेस प्लस, कॉन्केट कैसे कर दो, ए मल्टीप्लाई बी करने के बाद इसे किसे पास कर दो, एस टी आर फंक्शन। अब जो रिजल्ट बना उसको प्रिंट कर। अब जो भी रन कराओगे उसके हिसाब से आपका, हम क्या बोलेंगे, इस लाइन में हमने क्या करा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करी है, जिसमें हमने कौन सी टेक्निक यूज करी है, कॉन्कैटिनेशन। इस टेक्निक में कुछ चैलेंजेस हैं। इस टेक्निक में एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि नया कुछ सीखना नहीं पड़ा, सब पुरानी बातें हैं। उन पुरानी बातों को जोड़कर हमने एक साथ यूज कर लिया बस। कॉन्कैटिनेशन हम पहले से जानते थे। नहीं, पहले ए इंटीजर और बी इंटीजर, इन दोनों का क्या हो गया, हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट बनाए वो स्ट्रिंग बनाए, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर आपने तो इस लाइन पर ए को स्ट्रिंग बना दिया था, अब वो इंटीजर कैसे रह गया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी पाइथन में हम किसी एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो एक नई कॉपी बन जाती है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से क्या हुआ होगा, ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करा गया होगा, एक नई कॉपी बनी होगी स्ट्रिंग में, वो कॉन्केट हुई है। ए तो जैसा था वैसा ही रहा होगा हमारा यहाँ पर। तो जब भी हम कॉन्केटिनेशन या कोई भी टाइप कन्वर्जन करते हैं पूरी पाइथन में, टाइप कन्वर्जन हमने जो पढ़ लिया है वो, या आगे कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे वो, हमेशा एक नई कॉपी बनाएगा, एग्जिस्टिंग को कभी चेंज हमारा वो नहीं करेगा, ठीक है। चलो, इसलिए ए और बी का यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ए अभी भी इंटीजर है, बी अभी भी इंटीजर है। यहाँ से वो स्ट्रिंग बनाता एक नई कॉपी लेकर, ठीक है। अब इस अप्रोच का एडवांटेज समझ में आ गया, कुछ भी नई चीज नहीं है, सब पुरानी बातें थी, बस हमने एक साथ यूज कर लिया। इसके दो चैलेंजेस, दो डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज ये है, रीडेबिलिटी बहुत पुअर हो गई है। अगर जिसने ये नहीं लिखा है, कोई अचानक से एक नया बंदा अभी क्लास में एंटर कर जाए और मैं उससे पूछूं बताओ ये क्या लिखा हुआ है, तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको समझने में कि मैंने क्या लिखा हुआ है। और अभी तो इसमें दो तीन ही प्लस प्लस कॉन्काटिनेशन, अभी इसमें मैं 10 बार वेरिएबल को प्लस कर दूंगा तो ये समझने से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा हमारी, बहुत टाइम लगेगा आपको इस पर, ठीक है। दूसरा चैलेंज क्या है, टू मैनी कॉन्केटिनेशन एग्जीक्यूशन स्लो कर देगा। एक स्ट्रिंग में जितने कॉन्केटिनेशन आप ज्यादा करेंगे उतना एग्जीक्यूशन आपका स्लो होता जाएगा। तो ये दो इसके क्या हो गए, चैलेंजेस हो गए। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन नहीं है, हम आपको 5 तरीके पढ़ा रहे हैं, अब आपको देखना है उन पांचों में सबसे बेस्ट कौन सा होगा। तो हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई तरीका पुराने वाले का सोल्यूशन है, आपको 5 अलग तरीके बताए जा रहे हैं। आपको खुद डिसाइड करना है कि कब मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, या शायद कोई एक ऐसा भी हो सकता है जो हर सिचुएशन में बढ़िया ही रहेगा और फिर उसी का हम यूज आगे कर सकते होंगे। बहरहाल हम सारे पढ़ लेते हैं। सेकंड वे, नाम अभी देंगे, पहले समझ लेते हैं करते क्या है। मान लीजिए फिर से मैं अपना मैसेज बना रहा हूँ और लिखा है यहाँ पर मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑफ। अब क्या करना है, अब सर मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए, तो
दूसरा तरीका ये कह रहा है कि आपको स्ट्रिंग को ब्रेक नहीं करना है। स्ट्रिंग आपकी शुरू होगी स्टार्टिंग से और लास्ट में जाके ही एंड होगी। जो भी करवाएंगे स्ट्रिंग के अंदर ही करवाएंगे। फायदा, बार बार प्लस लगा के कॉन्केट करना नहीं पड़ेगा। हमने कहा बताओ फिर अब क्या लिखें। तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको ये बताना होगा कि वो वेरिएबल किस टाइप के लिए है। इंटीजर के लिए है, फ्लोट के लिए है, स्ट्रिंग के लिए है, किसके लिए है? हमने कहा इंटीजर के लिए है। तो इंटीजर के लिए एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाया गया है जो हम लिखेंगे परसेंटेज डी से। डी माने डेसिमल वैल्यू। डेसिमल का मतलब जिसमें 10 डिजिट का यूज किया जा सकता है, दैट मीन्स इंटीजर। तो इंटीजर या डेसिमल एक ही बात। ठीक है। तो परसेंटेज डी क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में जब आता है तो परसेंटेज डी को एक इंटीजर से रिप्लेस वो कर सकता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि मुझे इस जगह पर एक इंटीजर चाहिए। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी, यानी कि फिर से एक इंटीजर और आ गया इज। अब क्या चाहिए इनका, रिजल्ट। तो रिजल्ट भी परसेंटेज डी। और सर अगर रिजल्ट फ्लोट में चाहिए तो परसेंटेज एफ लगा दो। रिजल्ट स्ट्रिंग में चाहिए तो एस लगा दो। ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। अब ये स्ट्रिंग हो गई हमारी। अब सर ये बताओ, इस स्ट्रिंग को ये कैसे पता चलेगा कि किस परसेंटेज डी को मुझे ए से रिप्लेस करना है और किसको बी से करना है? ये तो मेरे मन में है ना, पहले वाले की जगह ए आना चाहिए, दूसरे वाले की जगह बी आना चाहिए। स्ट्रिंग को कैसे पता चलेगा? तो स्ट्रिंग को पता कभी नहीं चलेगा, हमें बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? तो पहले हमने स्ट्रिंग के अंदर जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगाने थे लगा लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, जो परसेंटेज के साथ कंबाइन करके लिखे जाते हैं। तो ये अपने मन से आप नहीं बना सकते, पहले से फिक्स है। परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, लाइक दिस। तो ये हो गया परसेंटेज डी हो गया, परसेंटेज एफ हो गया, परसेंटेज एस हो गया, एंड सो ऑन सो ऑन। D for decimal value, that means integer value. F for floating value. S for string value. B for boolean value, and so on so on so on। ठीक है। अब इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को आपको क्या करना, रिप्लेस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग के साथ सफिक्स में एक तो होता है स्ट्रिंग का प्रीफिक्स, एक होता है स्ट्रिंग का सफिक्स। तो आपने स्ट्रिंग का प्रीफिक्स शायद एक यूज करा है, आर प्रीफिक्स, रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए। इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। शुरुआत में स्ट्रिंग का जो शुरुआती कोड था उससे जस्ट बिफोर कुछ भी आ जाना। अच्छा, एक होता है सफिक्स। सफिक्स कहां पर आता है, जो स्ट्रिंग का एंडिंग वाला कोड होता है जस्ट आफ्टर जो लिखते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग का सफिक्स। तो हम क्या करेंगे, अगर स्ट्रिंग को फॉर्मेट स्पेसिफाइड से फॉर्मेट करना है तो स्ट्रिंग के सफिक्स में मॉडुलस सिंबल यानी परसेंटेज सिंबल लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं उनको उसी ऑर्डर में रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले आप पैरेंथेसिस में क्या बताएंगे, जो सबसे पहले वाले को रिप्लेस करना चाहते हैं ए, फिर दूसरे वाले के लिए हमने कहा बी, फिर तीसरे वाले के लिए ए मल्टीप्लाई। हो गया, हमने कहा हो गया। सर पहले वाले से काफी आसान है। देखो इसकी रीडेबिलिटी बहुत क्लियर है, यहाँ रीडेबिलिटी बहुत खराब है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली अप्रोच में आपको चैलेंजेस क्या आएंगे? सर एक ही आ रहा है, बस याद करना पड़ेगा। परसेंटेज डी डेसिमल के लिए होता है, एफ उसके लिए होता है, एस उसके लिए होता है, बस इतना ही याद करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तीसरा तरीका हो सकता है इस समस्या का समाधान दे दे, तीसरा तरीका, और इतना ही छोटा हो, इतना ही आसान हो। थर्ड वे, नाम अभी देंगे, पहले बनाते हैं मैसेज। इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ। अब तीसरा तरीका ये कह रहा है कि स्ट्रिंग को तोड़ना यहाँ भी नहीं है। स्ट्रिंग
एक ही बार लिखी जाएगी पूरी। हम उसके अंदर क्या लिखवाएंगे वो बदल देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर आप करली ब्रेसेस में क्या यूज करते हैं, पोजीशन यूज करते हैं। तो आप एक पोजीशन देकर आएंगे, लेट अस सपोज 0, तो इसे बोलते हैं पोजीशनल पैरामीटर्स। तो 0 पोजीशन पैरामीटर, जहां जहां वेरिएबल या एक्सप्रेशन यूज करना है आप वहां पर पोजीशनल पैरामीटर बनाकर आते हैं। पोजीशनल पैरामीटर करली ब्रेसेस और उसके अंदर पोजीशन का नंबर होगा, पहली पोजीशन। तो स्टार्टिंग करते हैं 0 से, 0 फिर 1, अगला 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके इज, ठीक है। तो अब तीसरे तरीके में हम क्या करते हैं, पोजीशनल पैरामीटर्स यूज करते हैं। इन्हें बोलते हैं पोजीशनल पैरामीटर्स। और ये करली ब्रेसेस और उसके अंदर एक पोजीशन से दिखाए जाते हैं। वो पोजीशन बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो। ठीक है सर, हमें लगता है काम अभी आधा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर अभी ये कैसे पता चलेगा कि किस पोजीशन पैरामीटर को किससे रिप्लेस किया जाएगा? इसे कैसे पता चलेगा कि 0 की जगह पर मैं ए चाहता हूँ और 1 की जगह पर मैं बी चाहता हूँ? तो अब क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लगा के एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम भाई है, जो हमारे टॉपिक का नाम है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट नाम का एक मेथड होता है, और फॉर्मेट मेथड क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने वाला काम करेगा। ठीक है। अब सर क्या पास करें फॉर्मेट के अंदर, इन पोजीशनल पैरामीटर्स के रिप्लेसमेंट्स। सबसे पहले जो आप रिप्लेसमेंट लिखेंगे वो 0 पोजीशनल पैरामीटर का होगा। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, फिर ए, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले का होगा, हमने कहा बी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सोन सोन सोन। क्या लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई। तो ये 0 के लिए होता है, ये 1 के लिए होता है, ये 2 के लिए होता है, एंड सोन सोन सोन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 4 इज 8। इस तरीके में आपको अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर याद नहीं करने पड़ेंगे, बस एक ही है, पोजीशनल पैरामीटर। पोजीशन बनाते चले जाओ अपना फॉर्मेट मेथड में, फिर उनके रिप्लेसमेंट बताते रहना। इस अप्रोच में आपके पास वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस इन द सेंस, आप सेम पोजीशन पैरामीटर को कई बार यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यह बता दिया 0 0, और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 2। अब देखो, ये नहीं जानता सही क्या है गलत क्या है, जैसा आप कह रहे हो वैसा मान लेगा। तो ये रिजल्ट में क्या देखाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड ए इज, रिजल्ट सही दिखाएगा। लेकिन जब प्रिंट कराएगा तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, 0 पोजीशन। तो यानी कि ए की वैल्यू ही यहां पर आएगी, और ए की वैल्यू ही कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। तो ये आपका 0 पोजीशन का है, ये 1 का है, ये 2 है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि ये इस स्ट्रिंग में हर उस जगह रिप्लेस होगा जहां पर पोजीशनल पैरामीटर 0 लिखा हुआ है। जितनी जगह भी लिखा हुआ है सब जगह ए ही जाकर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक जगह लिखा हो, 2 जगह लिखा हो, 10 जगह लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं नहीं जाएगा। एरर भी नहीं आएगी लेकिन कहीं यूज ही नहीं हुआ, ये वाला यहां जाकर रिप्लेस हो जाएगा। अब देखने वाले को आउटपुट सही दिखेगा, लेकिन अटपटा सा लगेगा उसे। देखो, उसे दिखेगा लास्ट वाले में मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 एंड 3 इज कितना आना चाहिए, 12। तो देखो, गलत कोई नहीं है, आपने जो कोड बनाया है आपसे मिस्टेक हो गई होगी,
जल्दीबाजी में आप वही लिख गए होंगे। सोचो अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर 2, यहाँ लिख दूं 0, यहाँ लिख दूं 3, फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि जीरो इंडेक्स का पैरामीटर तो बन जाएगा। फर्स्ट का यूज नहीं कर रहे हो, मत करो, कोई बात नहीं। ये 2 है सर, 3 पर तो कोई पोजीशन पैरामीटर प्लेस ही नहीं होगा। इस बार एरर के लिए तैयार रहना। रिप्लेसमेंट इंडेक्स 3 आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल टपल, यानी कि आपका आउट ऑफ रेंज होगा, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 201 लिखा है, बताओ 201 के हिसाब से आउटपुट क्या आएगा, लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन ऑफ, देखने वाले को क्या दिखाई देगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 एंड 2 इज 3। तो देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पास हमारे पास कोई जवाब नहीं, हम सीख रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, पोजिशनल पैरामीटर का एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि अगर आप पोजीशंस नहीं बताते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन की तरफ से 0 1 2 अपने आप कंसीडर कर ली जाती है। अगर आप पोजीशंस नहीं बताएंगे तो पहले वाले को 0, अगले वाले को 1 एंड सो ऑन अपने आप कर दिया जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 3 इज 6। ठीक है, चौथा तरीका, मैं इसका नाम अभी दे देता हूँ, नेम्ड पैरामीटर्स। नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमने कहा आप अपना मैसेज बनाइए फॉर्मेट करके, लिखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अब यहाँ पर आपको एक वेरिएबल चाहिए, उसकी जगह पर पोजीशन ना लगाकर करली ब्रेसेस में कोई भी एक नाम दे दो जो आपका मन करे, आई दे दो, एंड जे इज के। अब इन तीनों नेम्ड पैरामीटर्स को फॉर्मेट मेथड में नाम देकर रिप्लेस करोगे, आई की जगह पर ए आ जाए और के की जगह पर क्या आ जाए, ए मल्टीप्लाई बी आ जाए, और जे की जगह पर क्या आ जाए, पी। तो आप यहाँ पर किसी भी पोजीशन पर कोई भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस नाम को आपने बताया हुआ है वो वेरिएबल उसी जगह जाकर रिप्लेस हो जाएगा। तो ए आई को रिप्लेस करेगा, ए एस्ट्रिक बी का रिजल्ट के को रिप्लेस करेगा, बी जो है वो रिप्लेस करेगा जे के लिए। तो इस तरह से हम नेम्ड पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं, इससे थोड़ा रीडेबिलिटी और बेटर हो जाती है। 5वां तरीका, आखिरी तरीका, 5वां तरीका लगता है एफ स्ट्रिंग। ये तरीका 3.6 में ऐड हुआ था। अगर आप पाइथन 3.6 से पहले पाइथन पढ़ रहे होते तो 4 ही तरीके हम पढ़ रहे होते, 5वां तरीका हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो समय के साथ चीजें आती जाती रहती हैं, जाती कम है आती ज्यादा है। ठीक है, तो फिफ्थ वे कह रहा है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को जब फॉर्मेट करते हैं तो आप स्ट्रिंग का प्रीफिक्स एफ लेटर लगाते हैं, जैसे रॉ स्ट्रिंग होती है प्रीफिक्स में आर लगाते हैं, ऐसे ही 3.6 वर्जन से एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग की फुल फॉर्म फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ही होती है, एफ मींस फॉर्मेटेड। तो एफ प्रीफिक्स से आप अपनी स्ट्रिंग शुरू करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपना मैसेज जो लिखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ। अब आप ना तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएंगे, ना पोजीशन से बताएंगे, ना कोई नाम बताएंगे, आप करली ब्रेसेस में एक्चुअल वेरिएबल का नाम ही लिखेंगे, ए। फर्दर आगे आपको रिप्लेसमेंट बताने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ए वेरिएबल इसी जगह पे जाके अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज ए मल्टीप्लाई बी, दैट्स इट, खत्म।
ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि इसमें फर्दर रिप्लेसमेंट बताने नहीं होते हैं। जब से ये तरीका आया है तब से यही रिकमेंड किया जाता है। इसके आगे भी कई सारे फ्लेवर हैं एफ स्ट्रिंग के, तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे इसके फ्लेवर हमें और भी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम इतने से ही लेकर चलते हैं, क्योंकि सारे एक साथ कंपेयर हमारे हो गए। तो टोटल 5 तरीके होते हैं स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के। तो सर जब आप ये कह रहे हैं कि यही तरीका रिकमेंड किया जाता है और देख भी रहा है आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा करने के लिए जो ना ही समझ में, हाँ, तो फिर बाकी 4 तरीके 10 मिनट लग गए हमारे। उन 10 मिनट को बचाया जा सकता था, सीधा इसी को आप पढ़ा सकते थे हमें, तब भी तो काम हो जाता, क्योंकि हम आगे यूज यही करने वाले हैं, रिकमेंड किया जाता है। तो उसका पर्पस मेरा सिर्फ ये था कि जैसा कि मैंने बताया कि 3.6 में ये तरीका ऐड हुआ है, तो पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर जो पाइथन 3.6 से पहले अगर बनाया गया होगा, तो वहां पर जो डेवलपर्स रहे होंगे वो ये तरीका तो यूज कर ही नहीं पाते होंगे, था ही नहीं ये तरीका। तो उन्होंने उस कोड में इन्हीं में से कोई एक तरीका यूज करा होगा जो बाकी 4 आपने पढ़ाई। अच्छा मान लीजिए आपकी कहीं जॉब लग गई और आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, ये काम नहीं था। 10 साल पहले कोई प्रोजेक्ट बनाता पाइथन का, उसको चेंज करना है, उसमें कुछ चेंजेस कराने हैं कंपनी के लिए। तो अब अगर वो कोड आप पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का इन चारों में से कोई तरीका मिलेगा लिखा हुआ। अगर मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ा देता तो शायद आप पुराने कोड को नहीं समझ पाते बेटर मैनर में, वहां पर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता, आपको समझ ही नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आप एक नया कोड बनाओगे तो यही है कि यही लिखना चाहिए हमें, सबके लिए ये रिकमेंड करा गया है, वर्ल्ड वाइड जितने पाइथन प्रोग्रामर हैं सबको यही रिकमेंड करते हैं कि यही लिखो। लेकिन जो पुराना कोड लिख गया है, अगर उसको कभी मुझे आगे बनाना पड़ गया, देखना पड़ गया, तो सर मुझे वो तरीके सारे आने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने बस सारे तरीके यहाँ पर पढ़ लिए हैं। चलिए, एफ स्ट्रिंग को फ्लोट क्यों समझेगा भाई? मैंने तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया कि स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में एफ लगा देते हैं तो फ्लोट होता है। फ्लोट तब मानता है जब स्ट्रिंग के अंदर परसेंटेज एफ लिखा हो। चीजों को बारीकी से समझिए, जब किसी स्ट्रिंग के अंदर परसेंटेज एफ होगा, दैट इज फ्लोट अंडरस्टैंडिंग। बट हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, हम स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में हैं और उसके पहले परसेंटेज नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया। परसेंटेज एफ और एफ स्ट्रिंग दो अलग बात हो गई। दोनों में चीजें सेम आ रही हैं, एफ मिल रहा है, लेकिन किस जगह पर वो आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हो गया, हमने कहा हो गया स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, अब आगे से जब भी हमें किसी आउटपुट को दिखाना होगा तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज करके या कोई भी तरीका यूज करके आप अपने आउटपुट को दिखा सकते हैं। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा तरीका यूज कर लेते हैं जो हमारे लिए लगता है कि ये सही है, लेकिन शायद वो सही ना हो। जैसे अभी किसी ने मुझे बताया कि सर एक छठा तरीका और है, वो आपने नहीं बताया, वो ये है कि हम ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, अब उसके बाद आपने कहा कॉमा लगा दो, ए, फिर कॉमा लगा दो, फिर लिख दो आगे एंड बी, कॉमा, बी को ऐसे ही लिख दो, फिर कॉमा, स्पेस, इज, फिर कॉमा लगा दो, ए मल्टीप्लाई। तो ये कह रहा है सर ये छठा तरीका है स्ट्रिंग फॉर्मेट करने का। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये छठा तरीका स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का नहीं है, बट माइट बी आप, आपका जो आउटपुट है वो आ जाए, लेकिन वो आएगा फिर भी नहीं, एरर भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो इंटरनली हो जाएगा ये वो है जो हमारा शायद नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि ये जो रिजल्ट आएगा उसका मैं टाइप चेक कराता हूँ पहले। ये एक स्ट्रिंग है ही नहीं, अब ये कुछ और हो गया है। अब जो कुछ और हो गया है वो है जो हमने पढ़ा ही नहीं है, इट इज नॉट ए स्ट्रिंग।
तो जब आप कॉमा लगाते हैं बहुत सारी वैल्यू के साथ, तो वो रिजल्ट जो बनता है वो स्ट्रिंग नहीं बनता। ठीक है, नॉट अ स्ट्रिंग। क्या है, अब वो आउटपुट पता चल जाएगा फिर क्या है ना, बट स्ट्रिंग नहीं है, ये हमारा अभी आज अभी का पॉइंट है। तो देखें, मैंने कहा देखो क्या बना हमारा वो टपल। बाकी सब जरा चेक कराना कर लो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वाला चेक कर लो, टाइप ऑफ एमएसजी। बाकी जितनी अप्रोच मैंने बताई हैं उन सारी अप्रोच में जो आपका वेरिएबल बनाए वो स्ट्रिंग टाइप का ही बनाए। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब है जो रिजल्ट है वो स्ट्रिंग ही बनना चाहिए, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है और रिजल्ट को किस में लेकर आना है, स्ट्रिंग में ही लेकर आना है। बाकी सारे तरीके में आप रिजल्ट मैसेज का टाइप चेक कर लेना, स्ट्रिंग ही आएगा। सब में चेक कर लो, सब में स्ट्रिंग ही आएगा। अब सर एक बार प्रिंट करा के भी दिखा दो, हमने कहा प्रिंट करा के भी दिखाएंगे आपको। और इस बार आपको दिख जाएगा कि आप जो सोच रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है उस टॉपिक से जो हम पढ़ रहे हैं। ये आया, ऐसे आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 एंड दिस, ये हो अपने आप में अलग ही आया, अलग अलग वैल्यूज हैं ये। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर सातवां तरीका, सातवां लेकर आता हूँ, और सातवां वाला बिल्कुल सेम इल्यूजन देगा, बिल्कुल सेम, कहीं कोई फील नहीं आएगा आपको, सेम इल्यूजन आएगा सीधा प्रिंट के अंदर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ। सर बताएं, कायदे से हम यही कहना चाह रहे थे, आपने कर बो दिया ए और एंड, क्योंकि जो भी ये कहना चाह रहे थे ना वो यही कहना चाह रहे थे। मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैंने सारे पॉइंट क्लियर करने हैं आपके, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब ये सातवां तरीका है, तो सर हम वैसे यही कह रहे थे आपसे, छठा तरीका यही मान लो, है ना, वो नहीं कह रहे थे आपसे। बहरहाल, तो अब इस तरीके में आपका रिजल्ट वही आएगा जो आप चाह रहे हो। ठीक है, ये देखो एकदम परफेक्ट रिजल्ट आया है जो आप चाह रहे हो। लेकिन सर अगेन दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, तो फिर क्या है, कुछ तो है, बताते हैं। सर रिजल्ट तो एकदम बढ़िया आ रहा है, जो चाह रहे हो वही आ रहा है। हमने कहा ठीक है। कायदे से अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रिंट फंक्शन का एक फीचर है कि प्रिंट से जब आप मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करते हैं तो वो आपस में सेपरेट होती हैं, किससे, स्पेस। अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं कॉमा से तो आपका खेल बिगड़ जाएगा अभी। समझ में आ रही है, स्ट्रिंग अलग, ये अलग अलग वैल्यूज हैं, एक ये है, एक दो तीन चार पांच छह अलग वैल्यू हैं। छह अलग वैल्यू आप प्रिंट से प्रिंट करा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट प्रिंट का फीचर है कि जब मल्टीपल वैल्यूज चाहे किसी भी टाइप की हो, जब प्रिंट होती हैं तो उनके बीच में क्या आता है, सेपरेटर आता है, और जो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहता है, स्पेस। अगर मैंने इनको बदल दिया तो बदल दो, तो अब सर कहाँ रही स्ट्रिंग है, क्या ये अपने आप में एक सिंगल स्ट्रिंग, हमने कहा नहीं, ये अलग अलग वैल्यूज हैं। प्रिंट सिंगल स्ट्रिंग कंसीडर नहीं कर रहा है। सोचो अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं स्लैश एन, पूरा आउटपुट बदल गया सर ये तो, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं ये। और सर ये बताओ, हमारे टॉपिक का नाम क्या था, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, इसमें स्ट्रिंग कहाँ है, स्ट्रिंग ये रही, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, और रिजल्ट क्या अपने आप में ये पूरा रिजल्ट एक स्ट्रिंग बनकर आया होगा, हमने कहा नहीं। तो सर ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं है, ये एक अल्टरनेट तरीका हो गया था आज से पहले तक का, कि अगर आपको प्रिंट से, स्पेसिफिक प्रिंट से कुछ फॉर्मेट बनाकर आउटपुट दिखाना है तो आप दिखा सकते थे, लेकिन इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब होता है रिजल्ट स्ट्रिंग आना चाहिए। उस स्ट्रिंग का यूज मैं चाहे प्रिंट में करूं, चाहे मैं एक फाइल में, अब सोचो क्या ये तरीका एक फाइल में राइट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, क्या फाइल में सेपरेटर चलेगा, हमने बिल्कुल नहीं चलेगा, तो प्रिंट का फीचर है अपना। हम प्रिंट फॉर्मेटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये हमारा सिंपल क्या हो गया, इल्यूजन हो गया। तो ये सिक्स्थ वे नहीं है
स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करने का। अगर मैं सेपरेटर स्पेस ही रहने दूं तो आपको लगेगा सेम आउटपुट सा आ गया। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेटिंग का चैप्टर खत्म करते हैं अब। नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रिंग बनाई और यहाँ लिख दिया इंडिया इज इंडिया। तो अभी तक क्या हुआ है, जब भी आप किसी स्ट्रिंग पे काम करते हैं तो होल स्ट्रिंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी स्ट्रिंग के साथ आगे नहीं बढ़ना है, मुझे स्ट्रिंग के पर्टिकुलर करेक्टर को लेकर आगे जाना है। मुझे इसमें से इस डी को फैच करना है, या मुझे इसमें से इस एन को फैच करना है। तो कैसे करेंगे, मुझे सिंगल करेक्टर पे काम करना है। तो अब होता क्या है, जब कोई भी स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर स्टोर होती है तो हर करेक्टर का एक अलग अलग मेमोरी ब्लॉक होता है। जैसे मान लीजिए आपने इंडिया इज इंडिया लिखा, तो बिहाइंड द सीन क्या होगा, एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, इसके अंदर आई रहेगा, जो सबसे पहला वाला आई है ये रहेगा यहाँ पर। अब उसके बाद एन, तो एन का अलग मेमोरी स्टोरेज होगा, उसी जगह पर एन नहीं बैठा होगा, सबकी अलग अलग कुर्सियां बनी होंगी, सब अलग अलग चेयर पर बैठे होंगे मेमोरी के अंदर, ऐसे मान लो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितने भी करेक्टर्स स्ट्रिंग के होते हैं मेमोरी के अंदर अलग अलग मेमोरी में नहीं बैठे होंगे कि यहाँ पर एन है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर आई है, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, कंटीजियस मेमोरी के अंदर होंगे। कंटीजियस मेमोरी का मतलब होता है जहां पर पहले करेक्टर का मेमोरी ब्लॉक एंड होगा, जस्ट आफ्टर नेक्स्ट करेक्टर का मेमोरी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया एन। उसके बाद डी, फिर आई, फिर ए, फिर एंड सोन सोन सोन, ऐसे करके आपका आएगा। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए सर ये पूरा ही लिख दो, डी आई ए, सर सबका बना दो। आई एन डी आई ए इंडिया स्पेस, फिर आई, फिर एस, फिर स्पेस आई एन ई आई ए, लिख दो सर। एन डी आई ए स्पेस आई एस, फिर आई एन डी आई, ऐसे करके। स्पेस भी तो करेक्टर ही है, स्पेस को भी तो स्टोर किया जाएगा मेमोरी के अंदर। तो इस तरह से क्या होगा, एक स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर्स होते हैं वो हमारा कंटीजियस मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। कंटीजियस का मतलब हो गया जहां पर एक करेक्टर की मेमोरी एंड होगी, जस्ट आफ्टर दूसरे करेक्टर का मेमोरी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। सर कंटीजियस और कंटीन्यूअस एक ही बात है, एक की स्पेलिंग में जी आता है, एक की स्पेलिंग में एन आता है। तो कंटीजियस और कंटिन्यूअस ये अलग बात होती है, दोनों का हिंदी मीनिंग लगातार होता है।
लेकिन दोनों का यूसेज अलग अलग है। कंटीजियस जो शब्द होता है वो स्पेस में लगातार बताने के लिए यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस जिसकी स्पेलिंग में एन आता है वो समय में लगातार बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं सुबह से शाम तक लगातार बैच लेता हूँ, तो इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो उसमें कंटिन्यूअस शब्द का यूज करूंगा। मैं समय में लगातार हूँ, सुबह 8 से 10 हो गया, फिर 10 बजे से हो गया, फिर 11:30 से हो गया, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक भी है, फिर आगे फिर और आगे। कंटीजियस समय को लगातार के लिए नहीं यूज करते। मैं बोलूंगा ये 4 लोग लगातार बैठे हैं एक जगह पर, तो जब लगातार बैठे हैं तो जगह ले रहे हैं यानी स्पेस ले रहे हैं, तो वहां पर कंटीजियस शब्द का इस्तेमाल होता है। और कंटीजियस के लगातार में बीच में गैप अलाउड नहीं होता, जबकि कंटिन्यूअस लगातार समय में होता, बीच में गैप भी अलाउड हमारा होता है। तो इसलिए जो सही शब्द होता है वो होता है कंटीजियस मेमोरी। ठीक है, अगर इन बातों में कंफ्यूजन रहता है, आप नहीं जानते हैं, तो एक दूसरा शब्द है सिनोनिम है कंटीजियस का। सिनोनिम क्या है? एडजासेंट। एडजासेंट, तो एडजासेंट का मतलब यही होता है ना, जहां पर एक मेमोरी ब्लॉक खत्म होगा, जस्ट आफ्टर सेकंड मेमोरी ब्लॉक आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एडजासेंट मेमोरी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। बहरहाल, अब अगला काम क्या होता है? पाइथन इंटरप्रेटर एक स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर हैं उन सबको अलग अलग मेमोरी ब्लॉक पे स्टोर करके आएगा, तो फिर उनकी कोई पहचान भी रखेगा कि उसने किसको कहां पर रखा हुआ है। तो सबका क्या होता है? एड्रेस होता है। ये हर किसी मेमोरी का अलग अलग एड्रेस होगा। अब एड्रेस के साथ अगर आप एज ए प्रोग्रामर को काम करने को कहा जाए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इंटरप्रेटर ने क्या करा, एक तरीका निकाला जो एड्रेस के जैसा ही होगा इंटरनली, लेकिन आपको एड्रेस नहीं मिलेगा। आपको क्या दिया? नया टॉपिक, इंडेक्स। इंडेक्स, हर करेक्टर का इंटरप्रेटर एक इंडेक्स बना देगा। स्टार्ट कहां से करेगा? सबसे पहले करेक्टर से लेफ्ट टू राइट, और इंडेक्स देगा 0। तो आई का जो मेमोरी ब्लॉक होगा उस मेमोरी ब्लॉक को मैप कर दिया उसने 0 के साथ। आप कहोगे 0, इंटरप्रेटर के पास पहुंचेगा 0, वो 0 पे क्या एड्रेस था वो उठाएगा और आपको आई के पास लेकर चला जाएगा। लेकिन आपको एड्रेस पे काम नहीं करना, आपको अपने 0 इंडेक्स पर काम करना है। अगले वाले का क्या होगा? अब ये जो इंडेक्स होंगे ये इंटीजर टाइप के होंगे, और एक एक इंटरवल पर हर करेक्टर को दिए जाएंगे। तो पहले वाले का 0, अगले वाले का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके दिए जाएंगे। लाइक दिस। तो हर करेक्टर का क्या हो गया? इस तरह से हमारा इंडेक्स आ गया। अब इंटरप्रेटर कह रहा है कि मैं हर करेक्टर को 2 इंडेक्स असाइन करता हूं, एक वही जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक और इंडेक्स आएगा जो सबसे आखिरी करेक्टर से शुरू होता है -1 के साथ, फिर फर्स्ट करेक्टर तक आएगा। एक एक आगे बढ़ते हो, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे करके आएगा। तो आखिरी वाले का -1 होगा तो इसका -14, -13, -12, -11, -10, ऐसे डॉट 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 करते करते इस वाले का हो गया -1। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का मतलब यही होता है, एक स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स हैं हर करेक्टर को एक पहचान दी गई है मेमोरी के अंदर, और उस पहचान को प्रोग्रामर को इंडेक्स के नाम से बताया गया है। इंटरनली इंडेक्स एड्रेस में कन्वर्ट होकर काम करता है। हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शन, हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए बस इंडेक्स ही सफिशिएंट होता है। ठीक है। अब आपको अगर इस बात को प्रैक्टिकली साबित करना है कि सर ऐसा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी करेक्टर का इंडेक्स आप पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे? तो स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है इंडेक्स। इंडेक्स मेथड कहता लाओ मुझे करेक्टर दो, मैं उस करेक्टर का इंडेक्स आपको दे दूं। तो मैंने इससे कहा लो भाई, डी ले जाओ, डी का इंडेक्स हमें दे जाओ।
चार बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, अगर ये करेक्टर नहीं मिला तो एरर आ जाएगी। एस नाम की स्ट्रिंग जिस पे डॉट लगाकर आप इसे कॉल कर रहे हैं, अगर ये नहीं मिला तो एरर आ जाएगी। ठीक है, आपने लिख दिया कैपिटल डी, तैयार रहो एरर के लिए, क्योंकि इस नाम से कोई करेक्टर नहीं है। हर करेक्टर को भी ये सब स्ट्रिंग मानता है। सब स्ट्रिंग मतलब ये नहीं है कि दो करेक्टर कम से कम आए, सिंगल करेक्टर को भी सब स्ट्रिंग ही कहा जाता है। एरर मैसेज में ये बात लिख कर आएगी, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। इसका मतलब डी नाम का जो करेक्टर है उसको सब स्ट्रिंग कह रहे हैं, है ही नहीं, एरर आ गई। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब अगर आपका करेक्टर मिल गया, जैसे स्मॉल डी मिल गया, तो अब सर ये तो कई बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है एक, यहाँ भी आ रहा है दो, सर और भी कई बार आ सकता है। ठीक है, हमने कहा तो क्या है सबके इंडेक्स देगा? हमने कहा नहीं, सबके नहीं देगा। जो सबसे पहले आया होगा लेफ्ट टू राइट में वो देगा, या जो सबसे लोएस्ट इंडेक्स पर आया होगा वो देगा। यानी कि इस वाले डी का इंडेक्स देगा 0 1 2। सर इसका इंडेक्स 2 भी है, इसका इंडेक्स -12 भी है, भाई इसका इंडेक्स -12 भी तो होगा। दो इंडेक्स नहीं हर करेक्टर के। फिर हमने कहा एक पॉजिटिव इंडेक्स है, एक नेगेटिव इंडेक्स है, तो इसने तीसरी बात, पॉजिटिव इंडेक्स मैं दूंगा। ठीक है, अब अगर ये नहीं मिला तो एरर, मिल गया तो जो सबसे पहली बार मिला है ये किस इंडेक्स पर था वो दूंगा। और कौन सा वाला दूंगा? पॉजिटिव वाला दूंगा, नेगेटिव वाला नहीं दूंगा। ठीक है, अब मैं इसका प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो ये मेरा आना चाहिए क्या यहाँ पर? 2। ठीक है, अब है आएंगे अभी, उस पर भी आएंगे। अब इंडेक्स मेथड कह रहा है कि मेरा वेरिएशन सीखो। बाय डिफॉल्ट मैं इस करेक्टर को स्टार्टिंग से सर्च करना शुरू करूंगा, मतलब जीरो इंडेक्स से मैच करना शुरू करता हूँ कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझसे कहो तो मैं ऐसा नहीं भी करूंगा। आपने कह दिया 5, इसका मतलब एस नाम की स्ट्रिंग में डी नाम के करेक्टर का इंडेक्स बताओ। और इस बात को कहां से ढूंढना शुरू करोगे? फिफ्थ इंडेक्स से, यानी कि 0 1 2 3 4, यहां से ढूंढो। भूल जाओ उससे पहले कुछ है भी। अब यहां से देखो पहली बार डी का इंडेक्स क्या है। हमने कहा था 5 6 7 8 9 10 11 होगा फिर तो। मैंने कहा हाँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे आई का इंडेक्स दो, और मैंने लगा दिया यहाँ पर मान लीजिए 5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? एस इंडेक्स ऑफ I, 5, यानी कि फिफ्थ से ढूंढना शुरू करो। सर 6 भी मिल गया, ठीक है 6 ही आंसर है फिर। एक और फ्लेवर, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स की जगह आर इंडेक्स लगा दूं। आर इंडेक्स मतलब सबसे राइट में ये जो करेक्टर आया है वो किस इंडेक्स पर आया है वो, तो सबसे राइट में तो यही रहा। भाई लेफ्ट ये राइट ये होगा, सबसे राइट में ये आया। अब ये किस इंडेक्स पर है? हमने कहा शायद 12 होगा ये। स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्स एंड रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। एरर इफ
नॉट प्रेजेंट। सारी बातें लिख दी मैंने जो बोली थी। ठीक है, घर जाकर आराम से नोट्स बनाना इसके। स्टार्ट फ्रॉम, फॉर नहीं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्स एंड रिटर्न्स पॉजिटिव इंडेक्स किसका, ऑफ फर्स्ट अक्रेंस, जो फर्स्ट अक्रेंस हुई है डी की, उसका इंडेक्स देगा। एरर अगर वो है ही नहीं। यही सारी बातें बताई थी, ये सारी बातें आ गई। अब यहां पर मैं आधी बातें लिखूंगा बस। स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है, बाकी आगे कहानी वही रहेगी। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट जो सबसे लास्ट अकरेंस आई है वो ढूंढेगा। आर मतलब राइट साइड या सबसे लास्ट अकरेंस। अब देखो जो इंडेक्स मेथड है, इंडेक्स मेथड में एक कमी है। सब कुछ बढ़िया है एकदम, सिर्फ एक कमी है कि अगर मैं किसी ऐसे करेक्टर का इंडेक्स ढूंढता हूं जो है ही नहीं, जैसे आपने कभी ढूंढ के देखा हो कैपिटल ए का, सर है ही नहीं, एरर। तो इंडेक्स के जैसा ही एक और बनाया गया जिसका नाम है फाइंड। फाइंड क्या था, मैं सब कुछ वही हूं जैसे इंडेक्स में होता था, सिर्फ मुझे इतना बता दिया गया है कि अगर वो करेक्टर ना मिले तो एरर मत देना, एक नेगेटिव वैल्यू वापस कर देना। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि -1 इंडेक्स पर है, इसका मतलब है वो है ही नहीं हमारा। एरर की जगह पर ही क्या दे देगा, -1। बाकी सारे काम वही होंगे जो अब तक इंडेक्स हमारा करते आ रहा था। तो इंडेक्स और फाइंड में यही एक डिफरेंस है कि इंडेक्स में करेक्टर ना मिलने पर एरर आ जाती है, जबकि फाइंड में अगर करेक्टर ना मिले तो एक नेगेटिव वैल्यू वापस कर दी जाती है। ठीक है, सब कुछ वही है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, सेम एज इंडेक्स बट रिटर्न्स -1 इफ करेक्टर इज नॉट प्रेजेंट। तो -1 जरूरी नहीं है, नेगेटिव वैल्यू आती है कभी, -1 कभी -10, कुछ भी आ सकती है, आपके में अलग आ सकती है। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे देगा, रिटर्न्स एनी नेगेटिव वैल्यू। ज्यादा बार आप -1 देखोगे, बट ऐसा रूल नहीं है कि -1 ही आएगा। ठीक है, इफ करेक्टर इज नॉट प्रेजेंट। चलिए, तो स्ट्रिंग इंडेक्स क्या है ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट। अब सर किसी पर्टिकुलर करेक्टर का हमें जो इंडेक्स पता है वो करेक्टर लाकर दिखाओ, कैसे आएगा। उसके लिए यूज होता है इंडेक्स ऑपरेटर। इंडेक्स ऑपरेटर क्या करता है, आपसे इंडेक्स मांगता है और उस इंडेक्स पर क्या करेक्टर है ला कर देता है। इसका उल्टा, इंडेक्स मेथड करेक्टर मांगता था, इंडेक्स देता था। इंडेक्स ऑपरेटर आपसे इंडेक्स मांगेगा और उस पर क्या करेक्टर है वो ला कर देगा। इसका सिंटैक्स होता है, प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स में वो स्ट्रिंग आएगी जिसका आप कोई करेक्टर गेट करना चाहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडेक्स। इस सिंटैक्स को बोलते हैं इंडेक्स ऑपरेटर। तो इंडेक्स ऑपरेटर में एक प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स में वो स्ट्रिंग होती है जिसके किसी करेक्टर को आप फैच करना चाहते हैं, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर आता है, स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में वो इंडेक्स लिखते हैं जिस इंडेक्स का आप गेट करना चाहते हैं। इसका फायदा यह है कि आप किसी को भी फैच कर सकते हैं, नेगेटिव से भी पॉजिटिव से। मैंने लिखा एस ऑफ जीरो। एस ऑफ जीरो का मतलब क्या है,
जीरो इंडेक्स का जो करेक्टर है वो मुझे मिल जाएगा। सोचो, यहां पर अगर मैं लिख दूं एस ऑफ -14, एक ही बात है, क्योंकि जो जीरो इंडेक्स का करेक्टर है वो -14 का भी, तो इंडेक्स ऑपरेटर में दोनों चलते हैं। सोचो, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -1, तो कौन मिलने वाला है? -1 पे कौन होगा? सबसे लास्ट करेक्टर होगा। डेट मीन्स ए हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एरर आ जाएगी अगर आउट ऑफ रेंज इंडेक्स चला गया तो ये एरर आ जाएगी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब ये बताओ सर, हमें कब इंडेक्स लगाना चाहिए नेगेटिव, कब लगाना चाहिए पॉजिटिव? तो उसका आंसर ये आता है कि अगर आपको किसी भी ऐसे करेक्टर को ढूंढना है जो शुरू में मिल जाता है, तो पॉजिटिव इंडेक्स में आसानी रहेगी। और अगर आपको आखिर के कुछ करेक्टर पे काम करना है तो नेगेटिव इंडेक्स के बारे में सोचिए, आसानी। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे स्ट्रिंग का सेकंड लास्ट करेक्टर चाहिए, अब मुझे नहीं पता स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी हो सेकंड लास्ट करेक्टर कहाँ मिलेगा? सेकंड लास्ट करेक्टर किस इंडेक्स पर होगा स्ट्रिंग का? स्ट्रिंग चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, -2 पर, क्योंकि आखिरी करेक्टर किस पर होगा? -1 पर, सेकंड लास्ट हो गया -2 पर। अब सोचो, आप अगर हिसाब लगाओगे शुरू से तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा हिसाब लगाने में कि सेकंड लास्ट करेक्टर का पॉजिटिव इंडेक्स क्या निकला। लेकिन पीछे से पढ़ोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा आपके लिए, कम टाइम में आप इस काम को कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे कहूं मुझे सेकंड करेक्टर चाहिए स्ट्रिंग का, तो आप क्या लिखोगे? सीधा पॉजिटिव इंडेक्स के बारे में सोचोगे, 1 लगा दोगे। अब आप लास्ट से गिनोगे तो गलत अप्रोच है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको फिर। अब तो अगर आपको शुरू से करेक्टर में कुछ काम करना है तो पॉजिटिव इंडेक्स सोचते हैं हम ज्यादा बार, और अगर मुझे आखिरी करेक्टर पे काम करना है तो मुझे नेगेटिव इंडेक्स के बारे में सोचना चाहिए। और सर बीच में करना है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। फिर आपकी मर्जी है, कोई सा भी इंडेक्स हो सकता है। तो सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट के करेक्टर को लेकर डिफरेंस है कि मैं कौन सा इंडेक्स पे जाऊं, पॉजिटिव वाले पे जाऊं या नेगेटिव वाले पर। अगर आप बीच में आ जाते हैं स्ट्रिंग के तो फिर एक ही बात है, कोई सा हिसाब लगा लो, सेम टाइम लगना है। ठीक है, चलो। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का जो करेक्टर है, मैंने उसको संभाल कर एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। कर सकते हैं, हमने कहा आप सीधा प्रिंट कराएं, और आप चाहें तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, उसका नाम आप कुछ भी रखो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इतनी देर से करेक्टर शब्द कह रहे हैं, पाइथन में करेक्टर से बोलने के लिए होता है। एक्चुअल में करेक्टर नाम से कोई भी चीज पाइथन में नहीं है, एज ए डेटा टाइप। सिंगल करेक्टर भी स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है। अगर मैं सिंगल करेक्टर को फैच करके किसी वेरिएबल में स्टोर करूं और फिर मैं आपसे कहूं सर इसका टाइप चेक करते हैं, इसका टाइप भी क्या आएगा हमारा? स्ट्रिंग ही आएगा। दैट मीन्स मैं इस सिंगल करेक्टर के ऊपर वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं जो किसी स्ट्रिंग पर अभी हमने करके देखे थे। तो अपर लगा दें, हमने कहा लगा दो। तो सिंगल करेक्टर के ऊपर भी वो सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं जो एक स्ट्रिंग पर आपने अभी करने सीखे थे, क्योंकि करेक्टर नाम से कोई डेटा टाइप पाइथन में नहीं होता। करेक्टर से बोलने के लिए, समझने के लिए करेक्टर का डेटा टाइप भी क्या आएगा? स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक। अब सर सारी बातें सही हैं, इस बात का आंसर क्या देंगे आप अगर आपसे ये कह दिया जाए इस स्ट्रिंग के सारे करेक्टर का इंडेक्स प्रिंट कराओ? तो होगा नहीं आपसे अभी, दोबारा समझो। इस स्ट्रिंग के सारे करेक्टर का इंडेक्स प्रिंट कराओ, ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, सबके इंडेक्स प्रिंट कराओ। पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। कैसे करा दोगे? अगर आप इंडेक्स मेथड यूज करोगे तो वो इसका देता रहेगा हमेशा। अगर आप इंडेक्स मेथड भी यूज करोगे तो हर बार इंडेक्स मेथड किस वाले आई का इंडेक्स देगा? इस वाले का, जो पहली पहली बार आ रहा है उसी का देगा। तो इसकी एक ट्रिक आती है। किस बात की ट्रिक है? आप स्ट्रिंग के सारे करेक्टर का इंडेक्स निकालना चाहते हैं, इंडेक्स मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स मेथड
अपने हिसाब से काम करेगा, आपके हिसाब से नहीं करेगा। वो हिसाब हमने देख लिया क्या था। स्ट्रिंग के बारे में ये भी कहा गया था, स्ट्रिंग इज इटरेबल। दैट मीन्स स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली फॉर लूप में यूज कर सकते हैं, फॉर एक्स इन एस। जब हम स्ट्रिंग को फॉर लूप में पास करते हैं, तो शायद हमने फॉर लूप को सीखना शुरू यहाँ से ही करा था, कि हम फॉर लूप में स्ट्रिंग पास करते हैं तो लूप उतनी बार चलता है जितने स्ट्रिंग के करेक्टर हैं, और एक एक करेक्टर को इटरेट करता है। तो एक्स के अंदर पहले आई आएगा, फिर एन, फिर डी, फिर आई, फिर ए, फिर स्पेस। तो एक एक करेक्टर अगर आप फैच करके प्रिंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स की तरफ मत सोचिए, फॉर लूप के बारे में सोचिए। एक एक करेक्टर आता जाएगा, आप उसे प्रिंट करते चले जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे जब मुझे ये बात समझ में आ जाती है, और मैं आपसे ये कहूं कि अच्छा फिर ये बताओ, लूप कितनी बार चला होगा, लूप कितनी बार चला होगा, टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हुए होंगे? उतने ही, उतने ही होंगे जितने स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। अब मैंने एक ट्रिक लगाई, मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम कर दिया पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया पॉजिटिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू क्या कर दी शुरू में? 0। ध्यान से, मैं एक्स को प्रिंट करा रहा हूं और एक्स के साथ इस वेरिएबल को प्रिंट करा देता हूं। सोचो क्या प्रिंट हो जाएगा? अभी एक्स में कौन पड़ा है? आई। इसमें क्या पड़ा है? 0। आई का इंडेक्स क्या है? 0। सही बात है, आई का इंडेक्स 0 ही है। अब इसमें कौन आ गया? एन। लेकिन सर इसमें भी क्या आना चाहिए? अब बनाना चाहिए, क्योंकि एन किस इंडेक्स पर है? 1 पर। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर? प्लस इक्वल टू। सोचो क्या मेरी ये ट्रिक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है? ने कहा सर बिल्कुल है, हर करेक्टर का इंडेक्स आ गया। अब आप बोलोगे नहीं सर नेगेटिव वाला भी दिखाओ। अब नेगेटिव वाला अगर आप दिखाएंगे तो कैसे? सबसे पहले वाले का क्या रखेंगे? -14, फिर -13, फिर -12। तो सर आपको ये कैसे पता चलेगा कि पहले वाले जो नेगेटिव इंडेक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू शुरू कहां से करें? कहां से करोगे शुरू बताओ? मुझे क्या पता आखिरी इंडेक्स कहां पर, ये तो क्लियर है कि सबसे पहला 0 पर होगा, लेकिन ये मैं कहां पर रखूं कि ये कहां पर होगा? -1 पे होगा। सोचो, अगर आप -1 से करोगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि पहले आई आएगा, तो आई का -1 नहीं दिखाना है, -14 दिखाना है। तो क्या ट्रिक लगाए? लेन। लेन के साथ मैंने एस पास कर दिया, तो स्ट्रिंग की लेंथ 14 आई होगी। उस पर क्या लगा दिया? साथ में माइनस साइन लगा दिया। अब साथ में मैंने क्या प्रिंट कर दिया? नेगेटिव इंडेक्स। अब सोचो अगली बार ये -14 से क्या होना चाहिए? -13, है ना? -12, -13 ऐसे करके, तो क्या कर दूं इसमें? नेगेटिव इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1। एक एक कैसे बढ़ा दो? आई का पॉजिटिव इंडेक्स है 0, नेगेटिव इंडेक्स है ये। सर बढ़िया सा बना के फॉर्मेट अगर दिखाना हो तो एक काम करो, फॉर लूप से पहले एक प्रिंट लगाओ, और इस प्रिंट में यहाँ लिख दो करेक्टर। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट का यूज करके फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना? और यहाँ पे लिख दिया मैंने पॉजिटिव इंडेक्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेगेटिव इंडेक्स। ये करेक्टर, पॉजिटिव इंडेक्स। सर ये तो बहुत अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर फिर आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर सेपरेटर अपना देख लो, कोई लग जाए तो देखने में अच्छा लग जाए। सेम सेपरेटर यहाँ लगा दो। सर ये नेगेटिव इंडेक्स वाला हमारा रह गया। अब इसको आप एफ स्प्रिंग से करके देखना घर जाके, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आप एफ स्प्रिंग से इस काम को करेंगे। बहरहाल ठीक है, हमारा मकसद ऐसे
कोई फॉर्मेट बनाना नहीं था, बस हमने ये देखना था कि हर स्ट्रिंग का इंडेक्स अगर मुझे गेट करना है तो हर स्ट्रिंग का इंडेक्स हम कैसे गेट कर सकते। चलो, स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ चीजें और भी हैं जो हमारी अभी रह जाती हैं, जैसे दो तीन अभी कर लेते हैं। हमारे पास एक मेथड था जो किसी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करता था। अच्छा, मुझे चेक करना है कि स्ट्रिंग के सारे करेक्टर लोअर में है कि नहीं। तो इज लोअर, इज लोअर ट्रू देगा अगर स्ट्रिंग के सारे करेक्टर लोअर में हुए, और अगर एक भी अपर में हो गया तो फॉल्स दे देगा। मान लीजिए इस बार मैं ऐसे कर दूं, तो जिस तरह से इज लोअर है उसी तरह से इज अपर भी होगा। सारे अपर में हैं तब ट्रू देगा, एक भी लोअर में आ गया तो फॉल्स। अगर कोई स्ट्रिंग है, उसमें लिखा है मैंने 10K, अब मुझे चेक करना है इसमें सारी डिजिट ही हैं, कोई अल्फाबेट तो नहीं आ गया। एस डॉट इज डिजिट, अगर सारे करेक्टर डिजिट हैं तो ट्रू देगा, अगर एक भी नॉन डिजिट करेक्टर हो गया तो फॉल्स दे देगा। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर था जो शायद किसी ने मुझसे उस समय पूछा था कि सर जब हम यूजर से इनपुट लेकर आते हैं तो कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, अगर यूजर ने ऐसा स्ट्रिंग दे दिया जो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो क्या होगा, मैंने कहा एरर आ जाएगी। तो वहां पर चेक नहीं कर सकते कि यूजर जो हमें नंबर दे रहा है उसमें सारे के सारे डिजिट ही हो, अब कर सकते हैं। तो यूजर से जो इनपुट आएगा स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे पहले वेरिएबल में, और चेक करेंगे क्या उस स्ट्रिंग में सारी डिजिट हैं, अगर सारी डिजिट हो तभी आप उसे कन्वर्ट करना इंटीजर में, तो आपका हो जाएगा, वरना मना कर देना यूजर से कि प्लीज एंटर करेक्ट इंटीजर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डिजिट, सर और भी है इस वाले, हमने कहा इस वाले 10-12 मेथड है टोटल, मैंने आपको 5 पढ़ा दिए है ना, अभी और भी हैं, जैसे इज अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक दोनों चलेगा। ठीक है, और बहुत सारे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो एक बार आप क्या करें, स्ट्रिंग पर इज लगाकर चेक करके देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा इससे रिलेटेड कितने सारे और मेथड बचे हैं। अब स्ट्रिंग पर एक लास्ट जो और हमें ऑपरेशन करना है, जो आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब, क्योंकि उसमें टाइम हमें ज्यादा देना है, क्योंकि वो टॉपिक सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ही नहीं है, आगे पूरी पाइथन में वो टॉपिक यूज होता है, स्ट्रिंग के अलावा भी कई जगह यूज होता है। क्या नाम है उसका, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग टॉपिक। स्ट्रिंग में भी है, लिस्ट में भी है, टपल के अंदर भी है, एरे में भी है, डेटा फ्रेम में, सीरीज में, मतलब आगे पूरी पाइथन में वो टॉपिक होता है, तो अच्छा समय देकर हमें उसे पढ़ना होगा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आज इतना ही, मंडे को मिलेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के साथ। कोई क्वेश्चन किसी का पूछना है पूछ लें।